नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हाल ही में आप लोगों से हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही संस्कृति आईएएस के टेस्ट पेपर समाप्त होंगे वैसे ही हम लोग 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आज हम लोग दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग पहले नंबर के टेस्ट पेपर से शुरुआत करेंगे दृष्टि आईएएस के, और टोटल दृष्टि आईएएस के हम लोग 15 टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी चर्चा है कि दृष्टि आईएएस के सेकेंड फेज के भी टेस्ट पेपर जल्दी ही स्टार्ट होंगे बीपीएससी के। तो जैसे ही वे भी आएंगे उनको भी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। साथ ही इसका जो करंट अफेयर की पुस्तकें आएंगी वो भी हम लोग आपको पीडीएफ के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाते जाएंगे। तो आज हम लोग टेस्ट क्रमांक नंबर 1 शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि हाल ही में जन समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखा जाए तो मेकेदातु परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के निकट स्थित है। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो जल स्तर को प्रबंधित करने के लिए एक जलाशय का निर्माण भी किया जा रहा है इसके अंतर्गत। और यह परियोजना कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों में कुल 4.75 टीएमसी पेयजल उपलब्ध करवाना है और 400 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। दूसरा कथन है यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तीसरा कथन है इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। तो सही के लिए आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके 10 कोर प्रमोटर बैंक भी हैं, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी बैंक भी इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है। लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है। तो लिथियम बैटरी बनाने के काम में आता है और इसे कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है। तो यहाँ पे लिथियम त्रिभुज के जो भाग है देश, वो एक तो चिली है, ये सही है, अर्जेंटीना है और बोलिविया है। लेकिन पराग्वे इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है। दूसरा कथन है यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन का चयन करने के लिए पूछा जा रहा है आपसे, तो गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। तो एक तो देखा जाए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ये भारत सरकार का एक नवरत्न श्रेणी का उद्यम है, ना कि मिनी रत्न उद्यम है। इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट के बारे में कहा जा रहा है
तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यह जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, इसलिए दोनों कथन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही गलत है। इसके अलावा जो है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड जो है एक पब्लिक लिमिटेड लोक उपक्रम है, जिसे वर्ष 1987 में एक जो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, जो ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित जो है परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। दूसरा कथन है यह डिक्लेरेशन आघात सह जो है विविध और जो है सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीतिक निर्भरता को कम करती है। तो यहाँ पे सही कथन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पांचवें में देखा जाए, पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने जो है 21वीं सदी की यूएस यूके आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन जारी किया है, ना कि यूरोपीय संघ ने, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसके अलावा जो है दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस डिक्लेरेशन के साथ जो है दोनों राष्ट्र जो है रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस डिक्लेरेशन की घोषणा की थी और इस डिक्लेरेशन के माध्यम से एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया? तो छठे में राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है एक्वेरिन का जो है 12वां संस्करण जो है 11 से 24 जून 2023 तक जो है उत्तराखंड के चौबतिया में जो है आयोजित किया गया। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक जो है हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है? तो फतह नामक जो है मिसाइल जो है ईरान ने विकसित की है और ये जो है 15 गुना अधिक गति से गमन करने में सक्षम है। और ईरान की जो है राज्य टेलीविज़न के अनुसार जो है देखा जाए तो फारसी भाषा में जो है फतह का मतलब होता है विजेता। इस नाम की जो है मिसाइल की रेंज जो है 1400 किलोमीटर तक मानी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन ईरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत जो है का नाम है MV एक्सप्रेस, चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है MV एक्सप्रेस, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। MV एम्प्रेस, एक्सप्रेस नहीं है, एम्प्रेस है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो पोषण ट्रैकर जो है एप्लीकेशन जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और पोषण ट्रैकर प्रबंधन एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करता है। यह ऐप जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों को जो है डिजिटलाइजेशन और स्वचालित करके कुशल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए इस जो है एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है? तो भारत ने जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है 31 जो है MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन उन्नत ड्रोनों के अधिग्रहण का उद्देश्य जो है भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और अपने सशस्त्र बलों को मजबूत बनाना है। और देखा जाए तो MQ-9B ड्रोन जो है एक
MQ-9 रीपर का एक जो है वेरिएंट है, जिसका उपयोग जो है काबुल में अलकायदा नेता जो थे ऐमान अल जवाहिरी, इनको मारने के लिए जो है इस ड्रोन की सहायता ली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपए का उपयोग बढ़ाना शामिल है। दूसरा कथन है, यह मुद्रा के अधिमूल्यन के साथ जो है विनिमय दर की अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पे 11वें में देखा जाए तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कुछ लाभ हैं, जैसे कि मुद्रा का अधिमूल्यन होगा और विनिमय दर की जो है अस्थिरता में कमी आएगी और भू राजनीतिक लाभ भी देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, तो ग्लोबल साउथ से मतलब होता है कि उन देशों से मतलब होता है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित रूप में जाना जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित है। ग्लोबल साउथ शब्द को पहली बार वर्ष 1969 में जो है राजनीतिक कार्यकर्ता जो है कार्ल ओग्लेसबी द्वारा जो है इस शब्द को दिया गया, और आमतौर पर जो है ग्लोबल नॉर्थ के जो है सभी धनी देशों की तुलना में इन देशों में जो है उच्च स्तर की गरीबी और आय असमानता और जीवन संबंधी जो है स्थितियां और उनके जीवन संबंधी जो है चुनौतियां देखने को हमें मिलती हैं। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जो है ग्लोबल जो है नॉर्थ का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल साउथ का हिस्सा चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज्यसभा के सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं, जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। दूसरा कथन है, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो है पद पर बने रहते हैं। तीसरा कथन है, यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन यहाँ पे सही है? तो 13वें में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जो है यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, और समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता होते हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा के जो है सभापति 6 सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं, ऐसा कहा गया है, और जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आयोग के पास जो है न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियां भी होती हैं। इसके अलावा जो है मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों या जांच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोजन करने का भी अधिकार है। इसके अलावा इसे जो है घटना होने के 1 वर्ष के भीतर इसकी जांच करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 14 में देखा जाए तो नई दिल्ली में जो है हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना
और जो है वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के लिए एक जो है प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और देखा जाए तो जो है इसका महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो है हाइड्रोजन एक प्रकार हाइड्रोजन का जो है उत्पादन जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। और देखा जाए तो अभी हाल ही में जो है विश्व भर में जो है कहा गया है कि किसी ने कहा है 2050 तक वो जो है शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंच जाएगा। उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जो है देश बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हाइड्रोजन सहित जो है हाइड्रोजन आधारित जो है ईंधन का भी उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, इससे भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे सही कथन के लिए आपसे पूछा गया है। तो 15 में देखा जाए तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है देखा जाए तो संचार मंत्रालय के तहत इसको जो है लॉन्च किया गया है, ना कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि तजाकिस्तान के जो है फेटचेमको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के जो है गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दूसरा कथन है कि जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। तीसरा कथन है यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 16वें में देखा जाए तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे इसलिए गलत है, क्यों गलत है दूसरा? दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है डोडा और जो है तिसराप लिंगची चू के पदप में मिलने से जास्कर का निर्माण होता है, जो आगे चलकर जो है निमू में सिंधु से मिल जाती है। और जो है नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, ना कि जो है जास्कर नदी, इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत था। और जो जास्कर नदी है ये ऊपरी सिंधु जलग्रहण क्षेत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है। ये भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभुत्व वाले उच्च हिमालय से जो है उत्तर की ओर बहते हुए लद्दाख में शुष्क पश्चिमी पवनों से प्रभावित अत्यधिक वलित और जो है उत्थित जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में समाचारों में रही जो है लंबानी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लंबानी कला के बारे में पूछा जा रहा है। तो लंबानी कला जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो है लंबानी या बंजारा समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले वस्त्र अलंकरण का एक रूप है। और यह समुदाय भारत के कई राज्यों विशेषकर कर्नाटक में निवास करने वाला एक जो है खाना बदोशी समूह है। इस जो है लंबानी कला की विशेषता यह है कि यह जो है रंग बिरंगे धागे, दर्पण जैसी कारीगरी और ढीले बुने वस्त्र पर सिलाई पैटर्न को संदर्भित करता है। और इसमें खराब वस्त्रों के छोटे छोटे टुकड़ों को कुशलतापूर्वक जोड़कर एक जो है सुंदर जो है पैच वर्क तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी 0 FIR शुरू करने की सिफारिश की है? तो अभी इस समिति का नाम बताना है। तो 0 FIR जो है एक ऐसी FIR होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा, चाहे उसका क्षेत्राधिकार कुछ भी हो, तब दर्ज किया जा सकता है जब उसे किसी संज्ञान अपराध के बारे में शिकायत प्राप्त होती है। इस स्तर पर कोई नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता। 0 FIR होने के बाद जो है संबंधित पुलिस स्टेशन जो है नई FIR दर्ज कर जांच शुरू करता है। इसका उद्देश्य जो है गंभीर अपराध से पीड़ित विशेषतः महिलाओं और बच्चों को एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन जाए बिना जो है शीघ्र और आसानी से शिकायत दर्ज कराने में मदद प्रदान करना है। और जो है 0 FIR की शुरुआत जो है न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर
की गई, जिसका गठन 2012 में किया गया था। और ये कब किया गया? जब निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड घटित हुआ था। तो यहाँ पे 0 FIR का मुद्दा आया था, जिसमें इस इस समिति का गठन किया गया उस समय की कांग्रेस सरकार द्वारा। और 0 FIR के प्रावधान को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कई फैसलों में भी समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार वाद 2014 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि जब सूचना से किसी संज्ञेय अपराध होने के बारे में पता चलता है तो FIR दर्ज करना और करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरा केस हमें मिलता है सतविंदर कौर बनाम राज्य वर्ष 1999 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी माना कि महिला को घटना के स्थान के अतिरिक्त किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पायदान पर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है, और चौथे स्थान पर गुजरात का स्थान आता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में समाचारों में रहा काश पठार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो काश पठार महाराष्ट्र में स्थित है। इसे महाराष्ट्र की फूलों की घाटी कहा जाता है, और पश्चिम घाट में स्थित इस स्थान को इसकी प्रचुर जैव विविधता के कारण 2012 में यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में इसे नामित भी किया जा चुका है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसे सारण जिले की छपरा की रहने वाली मोहिनी ने सिवान में बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित स्टेट अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मोहिनी ने 4.5 अंक हासिल कर यह खिताब हासिल किया है, और इसके बाद वह राष्ट्रीय अंडर 11 प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? ये मैथिली की लोक गायिका है सोनी चौधरी, उनको ये प्रदान किया गया। यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रेड क्रॉस सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग में ब्लड बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है, और 3 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला यह ब्लड बैंक बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होने जा रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। यहाँ ब्लड सेपरेशन और मशीन भी लगाई जाएगी, जिससे लाल रक्त कणिकाओं वाला रक्त ना होने की समस्या दूर हो जाएगी। और यह ब्लड बैंक रेड क्रॉस के ग्राउंड फ्लोर पर संचालित होगा, जहां मरीजों के लिए 24 घंटे रक्त की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लखीसराय जिले में साल भंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है, यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह कुषाण काल से संबंधित है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड स्थित कीऊल नदी के रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान यह मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। दूसरा कथन है लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है। तीसरा कथन है कि गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 25 में देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जा रहा है,
और जो है क्योंकि जो है कहा गया है पहले कथन में कि देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है, लेकिन यह जो है हरियाणा के गुरुग्राम में 400 से अधिक बेड वाला यह अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां केवल हड्डी तथा रीढ़ के इलाज की सुविधा होगी। और पटना की लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऑर्थोपेडिक अस्पताल में देश की दूसरे सबसे बड़े हड्डी का अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ है, ना कि पहला। यह भी जो है 400 बेड का ही होगा जो ये अस्पताल है बिहार में, और गुरुग्राम में भी जो है 400 बेड का ही होगा अस्पताल। लेकिन जो है ये जो है दूसरा ऐसा अस्पताल है जो बिहार में बन रहा है पटना में, लेकिन जो है इससे पहले जो है हरियाणा के गुरुग्राम में बनना शुरू हो गया है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत था, दूसरा तीसरा सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राज तरंगड़ी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ द्वारा। कब लिखी गई है? 1148 ईस्वी में जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार ने बिहार में राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के साथ 295 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है एशियाई विकास बैंक के साथ जो है समझौता किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना के तहत राज्य के चयनित जो है 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र को जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। दूसरा कथन है, इस योजना की अवधि वर्ष 2022-23 से बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दी गई है। तीसरा कथन है, इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये अनुदान दिया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है और यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा कथन यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि जो है 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले योजना को 2022-23 तक समाप्त होना था, ना कि 2030 तक, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे पहला तीसरा सही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है, इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 29 में देखा जाए तो मलमास मेला जो है प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार लगता है और हिंदू धर्म में मान्यता है कि मलमास के दौरान जो है राजगीर के उष्ण जल के कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में लगता है, ना कि 5 वर्ष में। और दूसरा कथन है कि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो मलमास के दौरान 33 करोड़ देवी देवता जो है राजगीर में प्रवास करते हैं। इस दौरान जो है देश भर से हजारों श्रद्धालु राजगीर में पूजा अर्चना और जो है ब्रह्मकुंड में स्नान करने आते हैं। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि मलमास मेले के दौरान देश भर में कोई पूजा पाठ, विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है बिहार की जो नालंदा जिला है, नालंदा जिला के राजगीर में बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी स्थापित किया जाना है। ये दोनों संस्थान जो है राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जो है इससे पहले जो है बिहार छठा ऐसा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। इससे पहले गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु और राजस्थान में ऐसा हो चुका है। और इसके लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 विधानमंडल में जो है पारित किया जा चुका है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? तो ये जो है
वेदांग का हिस्सा है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32। वेद और जो है ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऋग्वेद है, इसमें जो है विभिन्न देवताओं की स्तुति करने की जो है ऋचाएं शामिल है। और जो है यजुर्वेद है, इसमें गद्य में लिखे मंत्र और अनुष्ठान शामिल है। और सामवेद है, इसमें जो है मुख्य रूप से अनुष्ठानों के दौरान जपने के लिए ऋचाएं शामिल है। और चौथा है अथर्ववेद, इसमें भजन मंत्र और जाप शामिल है जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केवल चौथा यानी जो है डी ऑप्शन सही सुमेलित है, बाकी जो है गलत सुमेलित है। ऋग्वेद के सामने होना चाहिए जो है इतरे, और यजुर्वेद के सामने होना चाहिए था तैत्तिरी, और ऋग्वेद का ही दूसरा है जो है कौशितकी। लेकिन यहाँ पे सामवेद के सामने होना चाहिए जैमिनी होना चाहिए, लेकिन इसका कहीं भी उदाहरण नहीं है। और अथर्ववेद के सामने गोपद तो है ही, तो ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियों की सूची है? तो ये जो है कहाँ पर है? खुद कनिकाय में है। खुद कनिकाय में बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। मेगास्थनीज, जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में जो है भारत आए थे? तो ये जो है 302 ईसा पूर्व के आसपास जो है मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके दरबार में ये पहुंचे थे। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और एक राजदूत के रूप में उनकी भूमिका जो है हेलेनिस्टिक राज्यों और मौर्य साम्राज्य के बीच जो है राजनीतिक संबंध स्थापित करने और राजनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है यात्री दे रखा है, दूसरी तरफ राजवंश के दौरान दे रखा है कि किस राजवंश के दौरान आए। तो फाहियान जो है आए, वह एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की। इसके अलावा वेनसांग आए, जो है ये भी चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वेनसांग ये वर्धन वंश के शासनकाल के दौरान जो है विशेष रूप से 7वीं शताब्दी में जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में आए थे। इसके अलावा जो है अल मसूदी है, यह एक अरब इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। अल मसूदी ने जो है 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के दौरान भारत पहुंचे थे। और इब्न बतूता जो थे ये 14वीं शताब्दी के दौरान जो है तुगलक वंश के शासनकाल के दौरान जो है, यानी जो है कहा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूट बनेगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख है। यह जो है कलिंग शासक खारवेल के काल का जो है शिलालेख है। और खारवेल ने लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, विशेष रूप से लगभग 200 से 150 ईसा पूर्व में शासन किया था। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला है रुद्र दामन का जूनागढ़ जो है शिलालेख है। जूनागढ़ शिलालेख जो है शक शासक जो थे रुद्र दामन प्रथम द्वारा 150 ईस्वी में जो है निर्मित करवाया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल की जो है सुदर्शन झील एक तूफान से पूरी तरह तबाह हो गई थी और रुद्रदामन प्रथम ने इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि ये पहला ऑप्शन गलत था ना, इसलिए इसको सही मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि गलत के लिए पूछा गया है।
और समुद्रगुप्त की प्राप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति है। ये जो है अभिलेख है, ये इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है इसको। और समुद्रगुप्त के जो है दरबारी थे कवि हरिश्रेण, इनके द्वारा जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान जो है लगभग 360 ईस्वी में रचित शिलालेख है, यानी 14वीं शताब्दी का शिलालेख है। ये भी करेक्ट है, मतलब गलत नहीं है, सही है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय की जो है एहोल प्रशस्ति। ये जो है 634 ईस्वी की जो है प्रशस्ति है। और एहोल शिलालेख जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे जो है रवि कीर्ति, इनके द्वारा रचित की गई थी। कब की गई थी? 634 ईस्वी में, यानी 7वीं शताब्दी में। तो ये भी सही है। तो गलत तो केवल एक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में देखा जाए हड़प्पा में जो है नदी कौन सी है? रावी नदी। और अगला है चौदौड़ी में सिंधु नदी। और जो है कालीबंगा में जो है घग्गर नदी। और धौलावीरा में जो है लूनी नदी। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन सही कूट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन जो है मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है? तो एक तो पाया जाता है जो है बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार, नृत्य करती हुई महिला की कांस्य की प्रतिमा, मातृ देवी की मूर्ति, और जो है मातृ देवी की जो है स्टीटाइट आकृतियाँ, और पाशा पशुपति शिव की मुहर। लेकिन जो है सुरकोटदा में दफनाए गए मृतभांड पाए गए, ये यहाँ पे जो है गलत है, क्योंकि जो है सुरकोटदा में जो जो दफनाए गए मृतभांड है वो पाए गए, लेकिन ये मोहनजोदड़ो में नहीं पाए गए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुराण सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो है पुराण कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। 18 टोटल प्रमुख पुराण है, जिनमें जो है मत्स्य पुराण को सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? तो भगवत गीता में जो है 700 श्लोकों वाला हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। इसे विशेष रूप से महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो है वर्णित प्रसिद्ध जो है दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह जो है दशराज युद्ध जो है, जिसे 10 राजाओं की युद्ध के रूप में जाना जाता है, इसका उल्लेख ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ में किया गया है। और यह जो है राजा सुदास के नेतृत्व में भरत जनजाति और 10 अन्य जनजातियों के गठबंधन के बीच लड़ा गया युद्ध था। और यह युद्ध जो है परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया, जो भारत के जो है पंजाब में आधुनिक रावी नदी से मेल खाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो निर्वाण जो दे रखा है, तो निर्वाण जो होता है वो बौद्ध धर्म में जो है निर्वाण का तात्पर्य होता है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था से। और यह वह क्षण होता है जब सिद्धार्थ गौतम ने जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे पूर्ण समझ और ज्ञान जो है प्राप्त किया था। इस घटना को बोधि या ज्ञान प्राप्ति भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे दूसरा सही है, पहला, तीसरा और चौथा गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगीति है, दूसरी तरफ उनका घटना स्थान है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का घटना स्थान क्या है? सामने लिखा है पाटलिपुत्र, लेकिन इसका जो है स्थान है राजगृह। अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली बिहार में। अगला है तृतीय बौद्ध संगीति 250 में हुआ, 250 ईसा पूर्व में, और जो है ये हुआ पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई
कश्मीर में पहली शताब्दी के अंत में। तो इस प्रकार यहाँ पे कूट बनेगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे 44 में देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, महाविभाष शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था, ये यहाँ पे सही है, बाकी जो है गलत है। सुत्त पिटक जो है बुद्ध के उपदेशों या कथनों का संग्रह है, इसलिए ये गलत है। विनय पिटक जो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों और व्यवहार से युक्त जो है मठवासी संहिता है, ना कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन, इसलिए दूसरा भी गलत है। और जो है मिलिंद पन्हो मोगली पुत्र तिस और नागसेन के बीच एक संवाद था, ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है मिलिंद पन्हो जो है राजा मिलिंद और जो है भिक्षु नागसेन के बीच एक जो है संवाद था, इसलिए जो है ऊपर के तीनों स्टेटमेंट गलत थे। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसी स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इनका नाम है अमिताभ, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। सूची फर्स्ट में विश्वविद्यालय है, सूची सेकेंड में संस्थापक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक जो है प्राचीन विश्वविद्यालय है और जो है ये उच्च शिक्षा के लिए अग्रणी केंद्रों में गिना जाता है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के जो है शक्रादित्य ने जो है इसकी स्थापना की, जिन्हें कुमार गुप्त के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पहले का मिलान हो जाएगा चौथे से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना था और इसकी स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और ये बिहार में भागलपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में उत्तरी मगध में स्थित है। तो इसका मिलान होगा धर्मपाल। अगला है बल्लवी विश्वविद्यालय, ये जो है 2000 वर्ष पूर्व जो है मैत्रक वंश के राजा जो थे भट्टारक, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है बल्लवी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना राजा रामपाल ने जो है 11वीं शताब्दी के आरंभ में किया था। यह उत्तर बंगाल यानी अब बांग्लादेश के वरेंद्र क्षेत्र में स्थित है। तो ये कूट बन गया। अब यहाँ पे ए ऑप्शन का कूट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता था। तो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में जो है ऋषभ को नारायण का अवतार बताया गया है। और दो जैन तीर्थंकरों ऋषभ और जो है अरष्टि नेमी के नाम जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। और अंतिम दो तीर्थंकर हुए जो है पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे और एक महावीर थे 24वें तीर्थंकर, जिनको अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऋषभदेव और जो है अरष्टि नेमी का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है। जो जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है तो 4 उनकी प्रतिज्ञाएं थी, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन जो है देखा जाए तो महावीर ने इन चारों शिक्षाओं को अपनाया और इसमें एक और अणुव्रत ब्रह्मचर्य शामिल किया गया। तो यहाँ पे जो है लेकिन गृहस्थ इसमें शामिल नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म जो है महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि महावीर ने जो है पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया, क्योंकि महावीर किसी भी जैन संगीति में सम्मिलित नहीं हुए। पहली जैन संगीति जो है महावीर की मृत्यु के काफ़ी समय बाद और तीसरी जो है शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आयोजित की गई थी और इसका आयोजन जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा महावीर की शिक्षाओं को संकलित और संरक्षित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, शादवाद और जो है अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 50 का करेक्ट आंसर है ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैन जो है तत्व मीमांसा में जो है स्यादवाद, जैन तत्व मीमांसा में स्यादवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी निर्णय सशक्त जो है
सशर्त होते हैं, जो केवल कुछ स्थितियों, परिस्थितियों या इंद्रियों में ही सही होते हैं, जिन्हें स्यात यानी हो सकता है शब्द से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो है अभिलेख जो है आरमेइक, ग्रीक और खरोष्टी भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग में युद्ध लड़ा। दूसरा है अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि अशोक के शासनकाल के दौरान जो है कलिंग युद्ध हुआ था। यह लगभग जो है 2 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरी ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे जो है 361 ईसा पूर्व में नहीं, बल्कि दूसरी ईसा पूर्व में हुआ था। और जो है दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मौर्य शासन में जो है गोप शब्द का उल्लेख जो है प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के रूप में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? तो दिल्ली सल्तनत में जो है पत्राचार विभाग था दीवाने इंशा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दीवाने रिसालत जो था, इसे जो है विदेश मामलों का विभाग कहा जाता था। दीवाने अर्ज को जो है सैन्य विभाग कहा जाता था। और दीवाने कोही को जो है कृषि विभाग कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे जो है चहलगानी को जो है 40 तुर्क गुलाम आमिर के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इनका नाम था जो है एक जो है सरदार हुए उलूग खां। इनको जो है जिनको बलवन भी कहा जाता है, इनको जो है क्या कहा जाता है? इन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। दूसरा कथन है उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 57 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस राज्य को जो है रुहुमा कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, जो है पाल राज्य को जो है रुहुमा के नाम से संबोधित किया जाता था। तो समझ लेते हैं पाल वंश का शासन कैसे रहा और कब से कब तक शासनकाल रहा इनका। तो देखा जाए तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने 750 ईस्वी में की, और पाल वंश ने जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है शासन किया। और इनकी भाषा जो थी, ये इनकी भाषा संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा थी। और पाल जो थे ये महायान बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते थे। इसके अलावा जो है सुलेमान ने जो है 9वीं शताब्दी के मध्य में भारत का दौरा किया, जिस पर उसने एक कृति का लेखन किया। और उसने कृति में पाल साम्राज्य को रुहुमा या धर्म कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि पाल साम्राज्य अपने पड़ोसियों जिसमें जो है प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे, उनके साथ युद्ध में शामिल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती सिलसिला के जो है अनुयायी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो है भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई, और इसने जो है अस्तित्व की एकता के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसमें सिलसिले के सदस्य जो है शांतिवादी माने जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें अभिकथन ए दे रखा है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। इसका कारण आर दे रखा है कि कन्नौज पर नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी और उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें।
तो यहाँ पे देखा जाए 60 में दे रखा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो 61 में जो है ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है श्रृंगेरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत मठों में से एक स्थल था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जिम्मी को परिभाषित करता है? तो जिम्मी को परिभाषित करता है, तो जिम्मी जो है एक तरह के जो है संरक्षित लोग थे, यानी वे लोग जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करते थे और जजिया नामक जो है कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। और यह जो कर था, ये जो है सैन्य सेवा के बदले दिया जाने वाला एक कर था। इसे जो है क्रमिक पैमाने पर जो है भुगतान किया जाता था और ब्राह्मण इससे जो है मुक्त रहते थे इस कर से। हालांकि मुस्लिम विधि में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है राजाओं ने ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो सूची फर्स्ट में साम्राज्य है, सूची सेकंड में वंश है। तो यहाँ पे बरार साम्राज्य है, तो ये जो है बरार साम्राज्य जो है इमाद शाही वंश के अधीन था। दूसरे से मिल जाएगा, बीजापुर जो है आदिल शाह के अधीन था, और अहमदनगर जो है निजाम शाही के अधीन था, और गोलकुंडा जो है कुतुब शाही के अधीन था। अंत में बीदर जो था यह जो है बारीद शाही के अधीन था। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि राज चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। दूसरा कथन है कि राजा करिकाल ने जो है पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो एक तो यहाँ पे देखा जाए तो चोलों का जो स्थान था, चोलों का जो है तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर नियंत्रण माना जाता है, और जो है चोल साम्राज्य के संस्थापक जो है विजयालय थे, जो पहले पल्लवों के सामंत थे। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, पंपा, पोन्ना और रन्ना कौन थे? तो ये जो है कन्नड़ कविता का जो है त्रिरत्न माने जाते थे। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। ये जैन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने रामायण और महाभारत जैसे विषयों पर भी लेखन कार्य किया था। हालांकि तमिल से छोटी, लेकिन कन्नड़ भी एक साहित्यिक भाषा बन गई, और राष्ट्रकूट, चालुक्य और जो है होयसल शासकों ने कन्नड़ के साथ साथ जो है तेलुगु को भी जो है संरक्षण प्रदान किया। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, दिल्ली सल्तनत काल में जो है इक्ता धारकों को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में जो है इक्ता धारकों को जो है मुक्ति कहा जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दूसरे शब्दों में इन्हें वली भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन जो है किताब उल हिंद के लेखक थे? तो किताब उल हिंद की रचना जो है अल-बरूनी द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। यह जो है एक विशाल ग्रंथ है, जिसे धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, शिष्टाचार और रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन माप, प्रतिमा विज्ञान, कानून और माप विज्ञान जैसे विषयों पर 80 अध्यायों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था? भारत में जो है प्रथम अफगान वंश जो था वह लोदी वंश था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखा जाए तो लोदी वंश जो है भारत में पहला अफगान साम्राज्य था। शासन इनका देखा जाए तो वर्ष जो है 1526 में समाप्त हो गया, लेकिन 14 वर्षों के अंतराल के पश्चात जो है इसे वर्ष 1940 में शेर शाह सूरी द्वारा पुनः स्थापित किया गया। इस प्रकार इसे जो है इतिहास में दूसरा अफगान भी कहा गया। लोदी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से
1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की जो है शासक वंश के रूप में स्थापित हुआ और 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप लोधी वंश का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में लड़ा गया, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में जो है धुरिद और पृथ्वीराज तृतीय, जिसे जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, इनके मध्य जो है लड़ा गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने जो है मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने युद्ध की जो है तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत की? तुलुगमा प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की? तो बाबर ने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई में इस जो है प्रणाली की शुरुआत की, जो 21 अप्रैल 1526 को जो है इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चार बाग शैली जो है स्थापत्य की शुरुआत की। दूसरा कथन है कि रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चार बाग शैली में निर्मित किया गया है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 71 में पहुंच गए हम लोग। तो 71 में देखा जाए पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि बाबर ने जो है चार बाग शैली की शुरुआत की, ना कि अकबर ने। और दूसरा कथन यहाँ पे सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में स्थापत्य दे रखा है, सूची सेकंड में जो है यह किसके द्वारा निर्मित है ये दे रखा है। तो जमाली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जमाली मस्जिद का निर्माण जो है हुमायूं ने करवाया, और काबुली बाग मस्जिद का निर्माण जो है बाबर ने करवाया, और मरियम उज जवानी का निर्माण जो है अकबर ने करवाया, परी महल का निर्माण जो है दारा सिको ने करवाया। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो कूट बनेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 73, फरीद खान को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो फरीद खान को जो है फरीद खान, जिसे जो है शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है, सूर वंश का संस्थापक होने के साथ साथ दूसरे अफगान साम्राज्य यानी लोदी के बाद का संस्थापक माना जाता है। वह दक्षिण बिहार जो अब का जौनपुर है स्थित जो है सासाराम के जो है जागीरदार हसन खान का पुत्र था। और जो है फरीद ने जो है बिहार के अफगान गवर्नर जो है बहार खान लोहानी के यहाँ कार्य किया, जिन्होंने उसे उसकी बहादुरी के लिए शेर खान की उपाधि प्रदान की, क्योंकि उसने एक बाघ को मार दिया था। इसलिए उसे जो है बहार खान लोहानी ने जो है यह उपाधि शेर खान की प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है सिख शक्ति के निर्माण को एक खतरे के रूप में पहचाना और उसने जो है गुरु हरगोविंद को जो है ग्वालियर किले में कैद कर दिया। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नहीं बी ऑप्शन जहांगीर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना करी। दूसरा कथन है गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। तो उपर्युक्त में से कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की और वह जो है वर्ष 1699 में जो है खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना करी। तो इसलिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। खालसा संप्रदाय की स्थापना नहीं, जो है खालसा नामक योद्धा समुदाय की स्थापना करी। इसके अलावा जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे, लेकिन गुरु नानक देव जो है बाबर के समकालीन थे, ना कि अकबर के। इसलिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और गुरु नानक देव जो है वे सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने गुरु का लंगर प्रथा की शुरुआत भी की। यहाँ पे दोनों कथन जो है गलत है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन जो है हमजा नामा का वर्णन करता है?
तो हमजा नामा का जो है वर्णन जो है, हमजा नामा जिसे जो है हमजा की पुस्तक के नाम से जाना जाता है, मुगल काल की एक महत्वपूर्ण कलात्मक और साहित्यिक कृति है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ये मुस्लिम नायक हमजा और उसके अनुयायियों के बारे में सचित्र कहानियों का संग्रह प्रस्तुत करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सूची 1 में दिए गए शासकों को सूची 2 में दिए गए उनके क्षेत्रों से सुमिलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकेंड से मिलान करते हैं। तो जयमल का जो है, जयमल के बारे में बात करते हैं तो मेड़ता पर जो है, मेड़ता पड़ता है जो है राजस्थान में, मेड़ता पड़ता है नागौर जिले के अंतर्गत। तो मेड़ता पर जो है जयमल का शासन था, जो मेवाड़ के राजा उदय सिंह का जागीरदार था, और इस पर जो है 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में एक मुगल अधिकारी मिर्जा शराफुद्दीन ने आक्रमण किया था। तो यहाँ पे सही जो है युग्म मिलान होगा पहले से। अगला है जो है रामचंद्र का। तो रामचंद्र के बारे में देखा जाए तो रामचंद्र के बारे में देखें तो यहाँ पे जो है रामचंद्र का जो है कलिंजर पर जो है रीवा के राजा हुए रामचंद्र। तो कलिंजर पर इनका शासन था, और अगस्त 1569 ईस्वी में अकबर ने कलिंजर के खिलाफ अपनी सेना भेजी, और राजा को चित्तौड़ और रणथंभौर के पतन के बारे में पहले ही पता चल चुका था, और उसने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ पे दूसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है उदय सिंह द्वितीय। तो उदय सिंह द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। तो उदय सिंह द्वितीय हुए तो उदय सिंह द्वितीय जो थे वे जो है मेवाड़ के महाराणा थे, और भारत के वर्तमान राजस्थान राज्य के में उदयपुर शहर के संस्थापक थे, और वे मेवाड़ राजवंश के जो है 53वें शासक थे। वे महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा और बूंदी की राजकुमारी रानी कर्णावती के चौथे पुत्र थे। तो यहाँ पे इनका शासनकाल था जो है मेड़ता में। अगला है राजा जो है सुरजन राय, इनका शासनकाल था जो है रणथंभौर में। ये बूंदी के राजपूत और मेवाड़ के जागीरदार थे, और अकबर की सेना ने शासक की सेना के खिलाफ मार्च किया, और 1569 ईस्वी में रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया, और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और उनकी शाही सेवा में शामिल हो गए थे। इस प्रकार यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका इसका मिलान जो है तीसरे से था। पहले का मिलान जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिलाने में जल्दबाजी हो गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जयमल का मिलान जो है मेड़ता होगा, और उदय सिंह द्वितीय का मिलान होगा मेवाड़, और रामचंद्र का कलिंजर, और राजा सुरजन राय का रणथंभौर। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ना कि बी ऑप्शन। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 78 है। शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो 78 में देखा जाए तो वल्लभाचार्य ने किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है, और वल्लभाचार्य ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। दूसरा कथन है मनसबदारों को राजस्व एकत्र करने और अपनी जागीरों पर प्रशासन का अधिकार था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 79 में देखा जाए तो केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत है कि जो है यहाँ पे
तो मनसबदारों को जो है राजस्व एकत्र करने का अधिकार था, ना कि जागीरों पर जो है प्रशासन करने का अधिकार। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो बाबर ने जो है खानवा का युद्ध लड़ा राणा सांगा के खिलाफ, और 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में जीत के बाद जो है उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और मालवा में जो है चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, राणा सांगा के सहयोगी थे, और चंदेरी का युद्ध में जो है बाबर ने मेदिनी राय को भी पराजित किया, और उसकी पराजय के साथ ही राजपूताना में विरोध पूर्ण रूप से जो है प्रभावित किया। तो यहाँ पे सही जवाब है बाबर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि लंबी दूरी के व्यापार में विशेषज्ञता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। दूसरा कथन है कि चेट्टी जो है दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक समुदाय था। तो सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष है? तो किस स्थान पर है ये आपको बताना है। तो 82 में देखा जाए सिंह शिखर को सामान्यतः सारनाथ सिंह शिखर के नाम से जाना जाता है, और वाराणसी के निकट जो है सारनाथ में 100 वर्ष से भी अधिक समय पर खोजी गई सिंह शिखर को सामान्यतः सारनाथ सिंह के रूप में जाना जाता है। तो ये सही जवाब है सारनाथ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। दूसरा कथन है कि स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की जो है रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के दौरान किया गया था। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 83 में देखा जाए पहला दूसरा दोनों सही है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। दूसरा कथन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के जो है संस्थापक थे। तो यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो 84 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी राजवंश के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो सिमुक थे वे जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे, और नाना घाट में सातवाहन अभिलेख में राजवंशों की सूची में प्रथम राजा के रूप में जो है सिमुक का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ पे गौतमी पुत्र जो है शासक जरूर थे, लेकिन उसके संस्थापक नहीं थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, चचनामा का लेखक कौन है? तो चचनामा जो है 13वीं शताब्दी के जो है कि फारसी पांडुलिपि लेखक मोहम्मद अली कूफी द्वारा लिखा गया था, और कूफी ने दावा किया था कि उनका काम सिंध के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों वाली एक अरबी पांडुलिपि का अनुवाद है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, मोहम्मद अली कूफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है 86 का जो है कश्फ उल महजूब, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है उसने जो है गजे सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की। दूसरा कथन है उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। तो 87 में देखा जाए तो सिकंदर लोदी जो है अपने पिता के उत्तराधिकारी थे, और उन्होंने लोदी वंश की बागडोर संभाली। उन्होंने 1489 से 1517 ईस्वी तक जो है शासन किया, और जो है 15 जुलाई 1489 को उन्होंने सिकंदर शाह के नाम से सत्ता संभाली, और उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना करी, और उन्होंने गजे सिकंदरी नामक गज का एक नया माप भी स्थापित किया। तो यहाँ पे
पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी। तो सिकंदर लोदी नहीं, बल्कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के 8 मंत्रियों को शिवाजी के समय जो है 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। और यह मंत्री परिषद की प्रकृति में नहीं था, प्रत्येक मंत्री जो है प्रत्यक्ष रूप से शासक के प्रति उत्तरदायी होता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है मुजरिस कहा जाता था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है मुजरिस जो है पेरियार नदी के मुहाने पर स्थित है और जो वर्तमान में केरल राज्य में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे जो है प्राकृतिक लाभ प्रदान किया, क्योंकि यह मध्य और पूर्वी भारत के कई शहरों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास में उरार को कहा जाता था। तो उरार को क्या कहा जाता था, ये आपको बताना है। तो उरार को किसान ग्रामों का प्रवक्ता कहा जाता था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और उसके शासनकाल के दौरान जो है गुप्त साम्राज्य अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित जो नवरत्न थे या नवरत्नों के नाम से जाने जाने वाले बुद्धिजीवी कवियों के समूह के कारण उनके शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त के जो है जो नवरत्न थे उनका नाम था अमर सिंह, कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जो है छपड़क, वररुचि और हरिश्रेण, शंकु, विताल भट्ट, ये 9 नाम थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, प्राचीन इतिहास में विष्टि का संबंध था। तो यहाँ पे विष्टि का संबंध था किससे, जो है बंधुआ मजदूरी से, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो गुप्त काल में जो है राजस्व जो है वंशानुगत था, लेकिन उत्तराधिकारी के नियम की कमी ने जो है अनिश्चितताएं और उत्तराधिकार की युद्ध पैदा कर दिए थे, और ग्रामीणों को बंधुआ मजदूरी भी करनी पड़ती थी, जिसे विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मिलता है? तो सती प्रथा का जो है उल्लेख हमें भानुगुप्त का एरण अभिलेख से मिलता है, और यह अभिलेख 510 ईस्वी के आसपास गुप्त काल का है, और सती के सबसे जो है प्राचीन अभिलेख साक्ष्यों में से एक है। इसमें देखा गया कि उत्तरा नाम की एक महिला की मृत्यु दर्ज है, जो अपने पति एक योद्धा की युद्ध में मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन जो है सफरनामा रेहला का लेखक है? तो प्रसिद्ध यात्री हुए इब्न बतूता। ये जो है 1334 में भारत आए और 8 वर्षों तक दिल्ली में काजी के रूप में कार्य किया। और ख्वाजा जो है निजामुद्दीन अहमद हरामी, जिन्होंने जो है तबकात ए अकबरी तारीख अल्फी लिखी, और अल बरूनी ने जो है किताब उल हिंद लिखी, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उन्होंने आखिरी कलम और पद्मावत की रचना की। तो इस प्रकार यहाँ पे इब्न बतूता सही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़े 2 प्रमुख सुधारक थे? तो ये जो है वीर शैव आंदोलन की शुरुआत जो है इन्होंने की थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। यह आंदोलन जो है 12वीं शताब्दी के मध्य में जो है कर्नाटका में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, खालिमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो 96 का करेक्ट आंसर है, ये धर्मपाल से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक था दंती दुर्ग।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है आधुनिक सोलापुर के पास मानखेत यानी मालखेड़ में स्थापित करी, और वह जो है कर्कद्वती के समकालीन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक थे जो है खिज्र खान, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है 1414 से 1421 के मध्य जो है शासन किया, और अपने शासन की इस संक्षिप्त अवधि में यह कहा जाता है कि खिज्र खान एक जो है सक्षम जो है प्रशासक थे और रक्तपात के पक्ष में नहीं थे। वे स्वभाव से नरम थे और अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखते थे। और पहले जो है खिज्र खान को फिरोज शाह तुगलक ने मुल्तान का गवर्नर भी नियुक्त कर रखा था। बाद में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और खिज्र खान को मुल्तान और लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसने भारत के साथ व्यापार और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा कथन है इसने प्रेसिडेंसी को विधि निर्माण की शक्ति से वंचित कर दिया तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया। तो यहाँ पे 99 में देखा जाए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो इस जो है चार्टर का नाम था 1813 ना कि 1833, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी घटना मानी जाती है? तो यहाँ पे चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को अचानक समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। इस जो है घटना में, चौरी चौरा की घटना में 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? तो करेक्ट आंसर है जो है ददोबा पांडुरंग ने किया था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था? तो 18 अप्रैल 1930 को जो है चटगांव शस्त्रागार पर छापे का नेतृत्व जो है मास्टर दास सूरसेन और उनके साथी राष्ट्रवादियों ने किया था, जो भारतीय रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जाने जाने वाले क्रांतिकारी समूह के मेंबर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग की वकालत की थी। और इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बल और अंबिका चक्रवर्ती, हरिगोपाल बल और अन्य जो है क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? तो भारत में देखा जाए तो पहला प्रिंटिंग प्रेस वर्ष जो है 1674 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। उसके बाद जो है 1772 में मद्रास में, 1779 में कलकत्ता में, और जेम्स जो है ऑगस्टस हिक्की ने जो है 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित किया, जिसके बाद जो है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास से कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जो है मिटकॉफ। चार्ल्स मिटकॉफ ने जो है को जो है क्या कहा जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त जो है अभियान था। दूसरा कथन है सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए एक तो पहला कथन यहाँ पे सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। इसका नेतृत्व जो है शरीयतुल्लाह खान और दादू मियाँ ने किया था, ना कि जो है सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो है सैयद अहमद बरेलवी ने जो है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो रायबरेली में हुआ था।
हाँ, रायबरेली में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह को दमन एक कोह के नाम से जाना जाता है, जो बिहार के भागलपुर से उड़ीसा और हजारीबाग से बंगाल की सीमाओं तक फैला हुआ था। और संथालों ने अपने ब्रिटिश अधिपतियों, जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया, जिन्होंने कर्ज, सूदखोरी और भूमि हानि के माध्यम से उनका शोषण किया था। और जो है सिद्धू और कानू के नेतृत्व में संथालों ने स्वतंत्रता और सम्मान के लिए एक वीरतापूर्ण संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा दिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिद्धू और कानू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1814 में, और 1828 में इसका विस्तार हुआ और इसका नाम बदलकर ब्रह्म सभा कर दिया गया, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात जो है 1829 में जो है बंगाल की सती विनियमन अधिनियम या बंगाल कोर्ट के विनियमन के नाम से जाना जाता है, ये आया 1829 में, और इसने सती प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसको जो है 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सक्रिय समर्थन से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिससे जो है विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया गया। इसके अलावा है वुड्स डिस्पैच, यह आया 1854 में। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए सबसे अंतिम घटना सी ऑप्शन घटी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करें। एक तरफ है गवर्नर जनरल और दूसरी तरफ है नीतियाँ। तो टीबी मैकाले दे रखा है। तो टीबी मैकाले ने जो है 1834 में काउंसिल की विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई टीबी मैकाले की, और इसने अंग्रेजी शिक्षा की जो है पुरजोर वकालत की। और टीबी मैकाले ने जो है क्या किया, अधोगामी निस्पंदन का जो है सुझाव दिया। तो यहाँ पे तीसरे से मिलान हो जाएगा। और जो है लॉर्ड विलेस्ली के बारे में देखें तो वर्ष 1798 में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। तो इसका मिलान जो है चौथे से हो जाएगा, जिसके तहत जो है भारतीय शासकों ने ब्रिटिश संरक्षण के बदले में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को अनुमति दी और सब्सिडी का भुगतान किया। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई जो है व्यापगत नीतियां तैयार की। लॉर्ड डलहौजी ने पहले से मिलान हो जाएगा, और डी का मिलान हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त नीति से। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर बनेगा कूट के रूप में बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। कोल विद्रोह का सही भौगोलिक स्थान क्या था? तो कोल विद्रोह का सही भौगोलिक स्थान देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 108 का सही जवाब है पूर्वी भारत, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र जो है मिरात उल अखबार से संबंधित थे? तो 12 अप्रैल 1822 को राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारत के पथ प्रदर्शक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र जो था मिरात उल अखबार की शुरुआत की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन। यह विकल्प इसलिए चुना गया क्योंकि कई बंगाली लोग जो है बांग्ला की तुलना में जो है फारसी में अधिक कुशल थे, इसलिए जो है फारसी भाषा को यहाँ पे महत्व दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 है।
वेलुथम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, त्रावणकोर। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। जो यहाँ पे वेलुथम्पी का विद्रोह है यह 1808 में त्रावणकोर, वर्तमान दक्षिणी केरल में हुआ था। और त्रावणकोर के दीवान जो थे उनको अनुभव हुआ कि अंग्रेज राज की जो है साथ अपने गठबंधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। और यह विद्रोह जो है सहायक संधि के जो है वित्तीय भार और त्रावणकोर के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप से भड़क गया था। और इसका परिणाम हमें यह देखने को मिलता है कि 1809 में अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया जो है त्रावणकोर यहाँ पे पराजित हो गया अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन से कथन सही है? पहला कथन है अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। दूसरा कथन है यह पहली बार था जब भारतीय विधान परिषद में जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 111 में देखा जाए तो दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है कालानुक्रमिक क्रम में पहली थी? तो कालानुक्रमिक में पहली थी तो यहाँ पे प्रथम आंग्ल डच युद्ध हुआ 1652 से 1654 के मध्य, और दूसरा हुआ 1665 से 67 के मध्य, और तीसरा हुआ 1672 में, चौथा हुआ 1770 में, और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ जो है 1775 से 82 के मध्य, और हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 में। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। और हैदराबाद द्वारा जो है हस्ताक्षरित सहायक संधि कब साइन की गई? कब की गई? 1798 में। तो सबसे पहले जो है घटना घटी 1652 में, प्रथम आंग्ल डच युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। और यह ब्रिटिश भारत में पहला खुले तौर पर राष्ट्रवादी संगठन था। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो है औपनिवेशिक शासन के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी के लिए एक मंच तैयार करना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, बक्सर का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह विचार करना है उस पर। तो पहला कथन है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। दूसरा कथन है इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है 1765 में जो है 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि का मार्ग जो है खुला था, जिस पर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश की तरफ से संधि की, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक भुगतान के बदले में शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से किसने कुशल अकर्मण्यता की नीति आरंभ की? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यह नीति जॉन लॉरेंस द्वारा वर्ष 1864 से वर्ष 1869 तक भारत के वायसराय के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस नीति को प्रारंभ किया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 है, ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? तो ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 की रात्रि को कलकत्ता के फोर्ट जो है विलियम में घटित हुई घटना है। इसमें बंगाल के नवाब जो थे सिजाउद्दौला
द्वारा 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से काल कोठरी में कैद करने से जुड़ी है। तो यहाँ पे जो है सिराजुद्दौला से जुड़ी है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमिक क्रम में अंतिम थी? तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जिसने बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित किया। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 में हुई। और सालबाई की संधि जो है पर हस्ताक्षर जो है 1782 में किए गए। और कॉर्नवालिस संहिता की शुरुआत जो है 1793 में हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह घटना सबसे बाद में घटित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा कि जो है विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, ना कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? तो यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? तो यहाँ पे इसका तात्कालिक कारण था डी ऑप्शन, नई शुरू की गई जो है एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग करना जो है इसका तात्कालिक कारण था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और वह ग्रीस जो थी वह गोमांस और सुअर के मांस से निर्मित चर्बी से बना होता था। इससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं बुरी तरीके से आहत हुई और सिपाहियों का मानना था कि सरकार जानबूझकर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। अतः उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और जो है विद्रोह की आरंभिक घटनाएं 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में प्रारंभ हुई। और मंगल पांडे ने जो है चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अकेले ही अपने अधिकारी पर हमला कर उसे मार डाला, जिसके फलस्वरूप मंगल पांडे को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करें। एक तरफ अधिनियम है, दूसरी तरफ उनका वर्ष है। तो लाइसेंसिंग अधिनियम है, तो यह जो है 1857 से मिलान होगा। और प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो आया ये आया 1867 के तहत। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जो है 1878 के तहत। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 के तहत। तो यहाँ पे करेक्ट युग्म बनेगा बी ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 है, प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम अकाल आयोग की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो अकाल नीति जो है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान जो है अकाल का प्रकोप हुआ और अकाल की स्थिति की जांच करने के लिए जो है सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, रिचर्ड स्ट्रेची। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और वर्ष 1876 से 78 का अकाल जो है 2 मानसून की विफलता का परिणाम था और सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वह मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, बॉम्बे और मध्य भारत और पंजाब के प्रांत थे। इसके परिणाम स्वरूप केवल एक वर्ष में ही 5 मिलियन लोगों की जान चली गई और हैजा और बुखार के प्रकोप ने
पीड़ित आबादी के दुख को और बढ़ा दिया, और अकाल संहिता जो है 1883 अस्तित्व में आई थी इस कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? तो फ्रेजर आयोग जो है पुलिस सुधार से संबंधित था, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और लॉर्ड कर्जन जो है दक्षता और अनुशासन में विश्वास रखते थे, और उन्होंने 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इस पुलिस आयोग की स्थापना करी। किस लिए? ब्रिटिश भारत में भारतीय पुलिस प्रणाली में सुधार करने का काम इन्हीं को सौंपा गया था, सर एंड्रयू फ्रेजर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रबल समर्थक और वैदिक आदर्शों और आर्य समाज के देशभक्त थे। तो इसलिए यहाँ पे स्वामी दयानंद स्वामी के सिद्धांतों का विरोध नहीं करते थे, बल्कि उनका सम्मान करते थे। और आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में की थी। कहाँ पर? बॉम्बे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ, ये आपको बताना है। तो वांडीवास का युद्ध हुआ जो 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वांडीवास में। इसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की थी, और ब्रिटिश जनरल थे सर आयर कूट। इन्होंने जो है काउंट डी लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया, और जो है मार्क्विस डे बुस्सी को बंदी बना लिया। नेक्स्ट है पोर्टो नो का युद्ध जो हुआ, ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ मराठों और निजाम के साथ गठबंधन किया, और उन्होंने कर्नाटका पर हमला किया और जो है आरकाट पर अधिकार कर लिया, और वर्ष 1781 में कर्नल बैली के अधीन ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। तो यह हुआ 1781 में। अगला है अंबुर का युद्ध। तो अंबुर का युद्ध हुआ 1749 में, और हुगली का युद्ध हुआ 25 नवंबर 1759 में। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन सही क्रम बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125 है। राजस्व निपटान की जो है इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? तो यह जो है जहांदार शाह के शासनकाल में शुरू किया गया। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब समझ लेते हैं इजारा प्रणाली होती क्या है। तो राजस्व खेती प्रणाली जिसे कहा जाता है, जिसे इजारा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, तो मुगल शासनकाल का एक महत्वपूर्ण जो है यह पहलू है। इस प्रणाली के तहत किसी विशेष क्षेत्र में राजस्व एकत्र करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था, जिसे जो है इजारेदार के रूप में जाना जाता था। और इजारेदार जो है स्थानीय किसानों से कर एकत्र करके और राज्य के खजाने में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अवध का मिलान होगा जो है बुरहान उल मुल्क के नाम से मशहूर जो है सादत खान ने अवध की जो है स्वायत्त रियासत की स्थापना की। तो यहाँ पे अवध का मिलान हो जाएगा बुरहान उल मुल्क, पहले से मिलान हो जाएगा। हैदराबाद का मिलान होगा जो है निजाम उल मुल्क, और बंगाल का मिलान होगा जो है मुर्शिद कुली खान, और केरल का मिलान होगा मार्तंड वर्मा से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है। करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1739 में प्रसिद्ध फारसी राजा और सैन्य नेता नादिर शाह के लिए एक महत्वपूर्ण जीत को चिन्हित करता है, और उत्तरी भारत में करनाल में उनकी सेनाओं ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की बड़ी सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस जीत के बाद जो है नादिर शाह ने मुगल राजधानी दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसे लूट लिया। तो यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित यात्रियों की कालावधि पर विचार कीजिए। विलियम हॉकिंस जो है अप्रैल 1609
ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन सूरत में एक कारखाना स्थापित करने का उनका मिशन पुर्तगाली विरोध के कारण विफल हो गया। और सर थॉमस रो जो है, ये जो है जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में पहुंचे, जो है कब पहुंचे, ये जो है 15 सर थॉमस रो। ये जो है 1581 में पहुंचे थे, ये 1609 में। और ये जो है जॉन सुरमन जो है 1715 में जो है मुगल सम्राट जो है फर्रुखसियर के जो है दरबार में पहुंचे थे। और विलियम नॉरिस जो थे, ये जो है जनवरी 1701 से अप्रैल 1702 तक जो है औरंगजेब के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक जो है प्रतिद्वंदी कंपनी के राजदूत के रूप में काम किया, ताकि अपनी कंपनी के लिए जो है व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त किए जा सके। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 है, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे निचली इकाई है? तो इसका नाम है मौजा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि मराठा जो है शासन के अधीन जो है देश को मौजा जो है सबसे छोटी इकाई है। मौजा सबसे छोटी इकाई है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, मराठा प्रशासन में जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता है? तो जामदार को कोषा अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, और भूमिया को एक भूमि धारक जाति के रूप में, किलादार को एक किले का प्रभारी, मजूमदार को लेखा परीक्षक और लेखाकार के रूप में, और पोतनी को जो है नकदी रखने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है, अभिकथन दे रखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफल रही जबकि फ्रांसीसी कंपनी असफल रही। इसका कारण आर दे रखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मजबूत नौसैनिक बल था और वह एक निजी कंपनी के रूप में कार्य करती थी। तो यहाँ पे जो है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ? तो 132 का करेक्ट आंसर है 1757 में जो है भागीरथी नदी के जो है पूर्व में पश्चिम बंगाल के जो है प्लासी क्षेत्र में प्लासी का युद्ध हुआ, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे जो है सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी जो है सहयोगी थे, उनकी सेनाओं का आमना सामना यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और प्लासी युद्ध जो है मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान घटित घटना थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी शासक जो है डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की? तो यहाँ पे डुप्लेसी को जो है 1741 में जो है जोसेफ फ्रांसीसी डुप्लेक्स को भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। बाद में मुगल सम्राट और दक्कन के सूबेदार मुजफ्फर जंग ने नवाब की उपाधि उन्हें प्रदान की। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? तो इस युद्ध का नाम जो था वांडीवास का युद्ध। यह जो है 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों ने तमिलनाडु के वांडीवास में तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक युद्ध को
जीत लिया, जिसे कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सन्यासी विद्रोह वर्ष 1770 के विनाशकारी अकाल और अंग्रेजों द्वारा लागू की गई कठोर आर्थिक नीतियों के कारण शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था। तो 136 में देखा जाए तो गांधी जी ने अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को, जिसे जो है आमतौर पर रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसको जो है क्या कहा था, इसको जो है क्या कहा था, काला अधिनियम कहा था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांगल लिखा था। तो जो है सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तमिलनाडु के कवि, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें जो है महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले में जागीर दी जाती थी। दूसरा कथन है कि अष्टप्रधान के सभी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग ले। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, कौन से कथन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था। तो बर्रा डकैती के लिए कौन सा जो है संगठन जिम्मेदार था। तो वर्ष 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए जो है पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा बर्रा डकैती का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था, इसके अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू थे। इस समय जो है भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी। तो 1906 में जो है बारिसल जो है सम्मेलन हुआ और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधि 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा समोशी किसान बल का गठन किया गया। यहाँ पे 1879 और बर्रा डकैती हुई 1908 में और तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी, तो 1916 में। तो यहाँ पे सबसे अंतिम थी, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे। तो इसमें जो है साहित्यिक और जो है व्यावसायिक 2 विभाग थे और 1882-83 में W हंटर की अध्यक्षता में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रेले आयोग का गठन किया गया। तो रेले आयोग का गठन जो है वर्ष 1902 में की गई और इसकी स्थापना भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य जो है भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन का नेता था। तो एका आंदोलन का नेता जो है, एका आंदोलन जो है 1921 के अंत में भारत के संयुक्त प्रांत अब के उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों में हुआ।
यह मुख्य रूप से अत्यधिक उच्च लगान और राजस्व संग्रहकर्ताओं द्वारा उत्पीड़न और बटाई किराए की प्रथा जैसे मुद्दों पर असंतोष से प्रेरित हुए किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। और इस आंदोलन को जमीनी स्तर के नेता जो है मदारी पासी के कारण गति मिली, जो निम्न जाति के नेताओं और छोटे जमींदारों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति थे। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई? तो सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई 1928 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है, ब्रिटिश पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो है सर छोटू राम ने इसकी स्थापना की और 1923 में की रोहतक में। तो यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी? तो नेहरू रिपोर्ट की कौन सी सिफारिश नहीं थी 148 में? तो ये सिफारिश नहीं थी जो है धर्म का जो है जो है संरक्षण किया जाए, ये नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो 1928 में प्रेसिडेंसी कॉलेज और जो है स्कॉटिश चर्च कॉलेज सहित कोलकाता के कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को अमर्यादित आचरण के लिए निष्कासित कर दिया। इसने छात्र विरोधों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण 17 फरवरी 1928 को कोलकाता के कॉलेजों के छात्रों ने हड़ताल किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन ने छात्र विरोध को आवाज देने के लिए वर्ष 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का गठन किया। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 150, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बंजारों के संबंध में देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। वेनिस के एक लेखक निकोलो मनुची ने अपने संस्मरणों में बंजारों की जीवन शैली का वर्णन किया है। ये यहाँ पे गलत है, बाकी जो सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए पहले नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।